नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास प्रोग्राम इस वक्त में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में है जिज्ञासा, और क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा, देखेंगे अगले 1 घंटे में। और बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेष मेहमानों से भी। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, और खास तौर पर अर्बन नक्सल के लिए भी कहा है। और साथ ही आज की जो हमारी खास चर्चा होने वाली है वो गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर है, जहां पर सीमांचल में उन्होंने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही आज खास चर्चा करेंगे इस पर भी कि हिजाब मामले पर ईरान की बेटियां सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं, मारी जा रही हैं पुलिस का मुकाबला करते हुए, और दूसरी तरफ यहां हिजाब का मांग करने वाले भी लोग हैं। और भी बातें होंगी, चर्चा होंगी, सवाल जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने पर दिया जोर। पीएम ने गुजरात के एकता नगर में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। कहा, तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ भारत लगातार इकोलॉजी को भी कर रहा है मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के 2 दिनों के दौरे पर पूर्णिया में जनभावना रैली को कर रहे हैं संबोधित। किशनगंज में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। और अमित शाह का दौरा राज्य के बदले राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया पीएम के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का विमोचन। पीएम मोदी को बताया शानदार नेता। कहा, पीएम मोदी ने लोगों के साथ किया है सीधा संवाद स्थापित। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी रहे मौजूद। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के मसौदे पर दिया प्रस्तुतिकरण। टेलीकॉम के विकास के लिए लीगल बैंकिंग को बताया जरूरी। कहा, हिंदुस्तान को टेलीकॉम में अग्रणी बनाने पर कार्य योजना तैयार। और दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल। नोएडा समेत यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। गुरुग्राम में जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक जाम, लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील। उधर उत्तराखंड के हेलगुगाड़ के पास भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित। तो ये थी इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस, और अब हम देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ खास कहा है पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, और ये गुजरात के एकता नगर, जहां पर कि सरदार पटेल की बहुत ऊंची प्रतिमा, सबसे ऊंची प्रतिमा है, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पीएम ने इस सम्मेलन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने पर दिया है जोर। खास तौर पर पीएम ने कहा है कि तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ भारत लगातार इकोलॉजी को भी कर रहा है मजबूत। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पर्यावरण का विकास में होता है अहम योगदान। आज का नया भारत नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर खास तौर पर कहा। साथ ही कहा कि भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर। पीएम ने सभी पर्यावरण मंत्रियों से राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि पहले पर्यावरण के मंजूरी के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को उलझाया जाता था। 8 साल पहले तक पर्यावरण मंजूरी में 600 से भी ज्यादा दिन लगते थे, और आज सिर्फ 75 दिन लगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये
संबोधन दिया है और इस संबोधन में कुछ खास बातें कही हैं पर्यावरण को लेकर, विकास को लेकर, भारत का नजरिया, नेट जीरो को लेकर के भारत का लक्ष्य, और साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के नाम पर जो लटकाने भटकाने का पहले काम होता था उसके मुकाबले आज के नए भारत में जिस तरह से काम हो रहा है उसका जिक्र किया है। और जिस तरह से सरदार सरोवर बांध परियोजना को ही अर्बन नक्सल्स ने लंबे समय तक, कई दशकों तक अटका कर रखा, उस पर भी प्रधानमंत्री ने हमला किया। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसी कोशिशें भारत को लगातार पीछे करने के लिए होती हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ इस अवसर पर खास तौर पर कहा। जितनी तेजी से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगी उतना ही तेजी से विकास हो, और कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये हो सकता है। मुझे बताया गया है, आप सभी राज्यों के लोग बैठे हैं, आज की तारीख में एनवायरमेंट क्लियरेंस के 6000 से ज्यादा काम आपके मंत्रालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी तरह फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी करीब करीब 6500 प्रोजेक्ट, उनकी एप्लीकेशन आपके टेबलों पर लटकी पड़ी हुई है। क्या साथियों, आज के आधुनिक युग में, अच्छा वो भी 3 महीने के बाद क्लियरेंस मिलेगा, 6, तो कारण कुछ और है। हमें बिल्कुल कोई पैरामीटर तय करने चाहिए, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करते हुए क्लियरेंस में देने में गति लानी चाहिए। आप जिस जगह पे बैठे हैं ना, ये एकता नगर में, ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है। कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था। और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से एक साजिश के तहत, जिसमें देश के अंदर के भी कुछ लोग अर्बन नक्सल्स शामिल होते थे, और अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भी जो प्रोग्राम्स थे, जो विकास के कार्यक्रम थे, उसको लटका दिया जाता था, भटका दिया जाता था। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। मिशन 2024 को उन्होंने वहां पर लॉन्च किया है पूर्णिया से, और खास तौर पर क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर करेंगे बात। देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम इस वक्त, और अब हम चर्चा करने वाले हैं आज की खास स्टोरी पर। और आज की जो खास स्टोरी है, खास चर्चा है, वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। क्या कुछ उन्होंने खास तौर पर कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार के सीमांचल इलाके में 2 दिनों का ये दौरा है। तो 23 और 24 सितंबर यानी कि आज और कल बिहार में अमित शाह, पूर्णिया किशनगंज का खास तौर पर दौरा, और पूर्णिया में अमित शाह ने रैली की है, और उसके बाद रात में किशनगंज में होंगे, किशनगंज में डिनर करेंगे और कई प्रोग्राम है उनका। पूर्णिया के ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में मिशन 2024 का आगाज अमित शाह ने किया है। सीमांचल और कोसी के 7 जिले के बीजेपी कार्यकर्ता और नेता इस मिशन की शुरुआत में शामिल हुए। अमित शाह का जन भावना महासभा में लोगों के साथ संवाद, और क्या कुछ खास तौर पर उन्होंने कहा है। हमला बोला है महागठबंधन पर। पीएम बनने के लिए कांग्रेस विरोधी राजनीति से पैदा हुए नीतीश और आरजेडी कांग्रेस की गोद में अमित शाह का यह हमला। साथ ही नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस, जीतन राम मांझी समेत कई लोगों को धोखा दिया। अमित शाह ने खास तौर पर यह बात कही है। 2024 में लालू नीतीश का सुपड़ा साफ होगा, और 2025 में भी बीजेपी सरकार आएगी बिहार में, यह अमित शाह ने दावा किया है।
नीतीश के लालू के साथ जाते ही बिहार में अपराध बढ़ गए। अमित शाह ने अपने संबोधन में यह बात कही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया। और जैसा कि हमने बताया, शाम में किशनगंज में बीजेपी सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ अमित शाह की बैठक है। किशनगंज के माता गुजरी विश्वविद्यालय में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भी वो शामिल होंगे। यात्रा के दूसरे दिन यानी कि कल शनिवार को दिन भर गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो बिहार में बढ़ रहे अपराध और हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार लगा रही है जंगल राज रिटर्न का आरोप। और उधर अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद दिल्ली यात्रा पर लालू यादव और नीतीश कुमार आने वाले हैं। और नीतीश कुमार और लालू यादव का दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है। और यह मुलाकात 25 सितंबर को दिल्ली में हो सकती है, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी शामिल रहेंगे। तो यह सब कुछ बिहार की राजनीति में बड़ा कुछ हो रहा है। और बिहार के दौरे पर गए हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ खास कहा है, सुन लेते हैं। मैं यहां सीमांत जिलों में जब आया हूं, तब लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द आ रहा है। वो कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आएंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ करके जाएंगे। भाई, झगड़ा लगाने के लिए मेरी जरूरत नहीं है लालू जी, आप पर्याप्त हो झगड़ा लगाने के लिए। आपने पूरा जीवन एक काम किया है। मगर मैं आज सीमावर्ती जिलों के 4 जिलों के मेरे भाइयों बहनों को ये जरूर कहने आया हूं कि जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज, जो पूर्णिया में ही मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे दोनों खास मेहमान आप देख सकते हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा बिहार भाजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। और साथ में माधव आनंद, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत माधव जी। आता हूं आप लोगों के पास, लेकिन पहले जरा राजेश से अपडेट ले लेता हूं। राजेश, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान करके कहा कि सीमावर्ती इलाकों में भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्या पैगाम है गृह मंत्री का, लोगों को सीधा पैगाम? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ सीमांचल में अपनी जनभावना रैली को संबोधित करने के लिए आए, तो सबसे पहले उन्होंने लालू और नीतीश पर हमला बोला, जिसको आपने सुना, आपने देखा कि उन्होंने झगड़ा लगाने की बात पर जहां लालू प्रसाद पर वो हमलावर हुए, वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर तमाम लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर लालू प्रसाद तक का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि लालू जी, आपको चिंतित होने की जरूरत इस बात के लिए है कि नीतीश कुमार कभी भी कांग्रेस की गोद में चले जाएंगे, कांग्रेस के हो जाएंगे और आप बैठे के बैठे रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने विकास का पूरा जो रोड मैप था, उसको उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश की। पूर्णिया हवाई अड्डे से उड़ान भरने की उन्होंने बात भी कही और लोगों से तालियां बजाकर इस बात का शंखनाद करने के बाद स्वागत करने की भी बात कही। वहीं 4 लेन का जाल बिछाने, पेट्रोलियम के क्षेत्र में काम करने और विभिन्न योजनाओं से बिहार में विकास करने का उनका जो पूरा खाका था, वो पूरा होमवर्क करके इस बिंदु पर आए थे। और उन्होंने नीतीश कुमार से सीधे शब्दों में ये पूछा कि भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में इतने 1000 करोड़ का काम किया है, नीतीश जी बताएं कि आपने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या काम किया है। तो हम कह सकते हैं
कि मिशन 2024 का आगाज सीमांचल से हुआ। वहीं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज जयंती है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उन्होंने याद किया और फणीश्वर नाथ रेणु जो मशहूर साहित्यकार थे उनको भी उन्होंने याद किया। तो हम कह सकते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी थी उसको याद करना, युवाओं में हुंकार भरना और विकास के साथ विकास का खाका प्रस्तुत करते हुए जनता से जनादेश मांगना 2025 के लिए और 2024 के लिए कि 24 में मोदी जी को लाओगे तो 25 में तख्ता पलट स्वयं हो जाएगा। लौटता हूं आपके पास। दिनकर भी दहाड़ते थे, दिनकर भी भय मुक्त रहने का संदेश देते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से, और अमित शाह ने वही बात वहां पर कही है। खास तौर पर डॉक्टर विनोद शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री को ये जो वहां पर जाकर खास तौर पर लोगों को कहना पड़ा कि डरिएगा मत, तो ये किस लिए कहना पड़ा केंद्रीय गृह मंत्री को? देखिए, आज बहुत खुशी की बात है कि अमित शाह जी का दौरा सीमांचल में हुआ है और जो लोग भ्रम फैला रहे थे नीतीश जी, लालू जी, उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत का अभिन्न अंग है सीमांचल और जो भी यहाँ भारतवासी रहते हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के हैं, इसलिए इनके बातों में नहीं आइए। और निश्चित रूप से इन जो धोखाधड़ी किया है भाजपा के साथ, जो पीठ पे चाकू घोंपने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने और बार बार इनके चरित्र में शामिल हो गया है, ऐसे लोगों का अंत कीजिए। 24 में भारी बहुमत से वहां लोगों ने शपथ लिया है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे, अधिक से अधिक सांसद सारे जिता के भेजेंगे और 25 में भी नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करने का वायदा वहां के लोगों ने किया है। और निश्चित रूप से आगे भी कल बैठक में काफी भी वहां के विकास की संभावना पर विचार करेंगे अपने अधिकारियों के साथ। और निश्चित रूप से वहां आत्मबल बहुत मजबूत हुआ है लोगों का अमित शाह जी के प्रोग्राम के बाद, कार्यक्रम के बाद, और भारी संख्या में अभूतपूर्व भीड़ जुटी है, जिससे इनकी चिंताएं बढ़ गई है लालू जी और नीतीश जी की। अच्छा, मैं पूछता हूं अगले चुनाव में विनोद जी, अधिक से अधिक सीटें हम जीत करके फिर से भारी प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी विनोद जी, मैं पूछता हूं माधव जी से कि क्या सच में उनकी कितनी चिंता बढ़ी है? माधव जी, दो चीजों पर जवाब दीजिएगा। एक तो सबसे पहली बात कि साफ तौर पर गृह मंत्री ने वहां पर कहा कि डरना नहीं है, इसका मतलब वहां पर उस तरह का माहौल है क्या? दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि जंगल राज रिटर्न हो गया है और नीतीश जी जिस तरह धोखा देकर, पहले जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दिया, जीतन राम मांझी को धोखा दिया, बीजेपी को धोखा दिया, आरजेडी को धोखा दिया, तमाम आरोप लगाए हैं माधवानंद जी। देखिए, हमारे गृह, मैं तो कहना चाहता हूं कि ये एक तरह से सुपर फ्लॉप रैली रहा। विनोद जी, मैं आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। विनोद जी, आता हूं थोड़ी देर में, पहले माधव जी को सुन लेते हैं। माधव जी बोलिए। लगाने आ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं कोई झगड़ा नहीं लगाने आ। विनोद जी, मैं आ रहा हूं। विनोद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले माधव जी को सुन लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। विनोद जी, थोड़ा धैर्य रखिए। विनोद जी, मैं आऊंगा विनोद जी, आऊंगा। आज आदरणीय अमित शाह जी की जो रैली हुई, अगर एक शब्दों में कहा जाए तो मैं कह सकता हूं सुपर फ्लॉप रैली हुई। अच्छा। पहली बात, मैं पूरे भाषण को मैंने सुना और अच्छे ढंग से सुना, एक एक शब्दों को जो है तो जहन में उतारा। उन्होंने किन सारे, पेट में दर्द किसको हो रहा है? पेट में दर्द तो बीजेपी को हो रहा है, बीजेपी की छटपटाहट है। अच्छा। बीजेपी जैसे बेचैन है क्योंकि वो सत्ता से बाहर आ चुकी है। दूसरी बात, उनको पीएम की है तो आदरणीय मोदी जी की चिंता है कि नीतीश कुमार जी का जो कद लगातार बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए कद से बीजेपी की बेचैनी जैसे दिख रही है। तीसरी बात, अमित शाह जी ने कहा किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सही कहा, अरे यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और आदरणीय अमित शाह जी लाख कोशिश कर लें, लाख डराने की कोशिश कर लें, बिहारवासी डरने वाले नहीं है। बिहारवासी लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। अच्छा। 2024 में 2024 का जो रास्ता है वो तो बिहार यूपी से ही जाता है ना। बिल्कुल, बिहार यूपी से जो रास्ता है उनको पता है। खटपटाहट किस चीज की है? और इसीलिए वो लगता है कि इस मिशन पर निकले हैं। मैं लौटता हूं और खास तौर पर 2024 और 25 पर बात करूंगा, अमित शाह के मिशन का, और नीतीश जी और लालू जी जिस तरह अपनी मुलाकात सोनिया जी से करने वाली, उस पर भी बात करूंगा। मैं राजेश से एक और अपडेट ले लेता हूं। राजेश, जिस तरह से बात अब मिशन 2024-2025 की हो रही है, क्या कुछ इस सीमांचल इलाके में गृह मंत्री 2 दिनों के दौरे पर हैं? क्या प्रमुख कार्यक्रम है गृह मंत्री का अगले 2 दिनों में, क्योंकि कल पूरी तरह किशनगंज में प्रवास करेंगे वो?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कोर ग्रुप की बैठक है वो आज शाम होनी है, और इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, इनसे भी गृह मंत्री अमित शाह जो है किशनगंज में 4 बजे आज मुलाकात करेंगे। जो माता गुजरी विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो आज विश्राम भी करेंगे, प्रवास करेंगे, और ये उम्मीद की जा रही है कि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। और कल दिन भर जो है वो गहमा गहमी का माहौल रहेगा। वहाँ माता काली के मंदिर में कल उनके दर्शन पूजन से उनके यात्रा का आरंभ होगा। एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे, एक और सरकारी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और फिर शाम में अगर बात करें तो शाम में 4 जो जिले हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन तमाम जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनके साथ भी वो गुफ्तगू करेंगे और कई तरह की बैठकों का दौर चलेगा। हम कह सकते हैं कि सीमांचल के इलाके में गृह मंत्री अमित शाह का जो यह दौरा है, यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उस इलाके में आकर वो यहाँ पर जो है अपनी पैठ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लालचंद्र की 110 सीटें तेजस्वी यादव को मिली थी, पूरे महागठबंधन को। इसके बाद भी वो सरकार बनाने से चूक गए थे। यही वो इलाका था जो इलाका कभी राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ हुआ करता था। पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल का जो इलाका था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है अपना दिखाने का काम किया था। और शायद यही वजह थी कि तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते चूक गए थे। 5 विधायक ओवैसी की पार्टी से चुनकर आए, हालांकि बाद में वो आरजेडी में चले गए। इसी बात से उत्साहित होकर बीजेपी जो है वो अपना पांव तेजी से पसारना चाहती है। बिल्कुल, और ये पांव जो है 2024 और 2025 के लिए ध्यान में रख करके पसारा जा रहा है। डॉक्टर विनोद शर्मा जी, 2024 की पहले बात कर लेते हैं, 25 की भी करेंगे। ये बताइए कि क्या रणनीति है बिहार में, क्योंकि लंबे समय तक आप नीतीश जी के साथ सत्ता में बने रहे, विपक्ष में रहे नहीं, तो विपक्ष में अब आप हैं, तो एक विपक्ष के तौर पर आप किस तरह से 2024 और 25 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उधर नीतीश जी, लालू जी और कांग्रेस ये सब साथ हैं, मुलाकात भी होने वाली है उनकी दिल्ली में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर गांव, हर घर में कार्यकर्ता हमारे हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर कोई हम चुनाव लड़ते हैं और विकास पर चुनाव लड़ते हैं। तो विकास निश्चित रूप से बिहार में काफी हुए। हमारे सहयोग से, केंद्र के सहयोग से बिहार का विकास नीतीश कुमार जी ने किया है, इस पे दो राय नहीं है। सरकार में हम जरूर रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार की कमियों को भी गिनाते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता था, घुसपैठियों की समस्या उठाते थे, जब पुलिस की हत्या होती थी उसकी बातें उठाते थे। हमारे अध्यक्ष ने बताया कि 150 से ऊपर लड़कियों को गायब किया गया सीमांचल में, लेकिन नीतीश कुमार जी इन मुद्दों को दबाने का काम करते थे। तो निश्चित रूप से सीमांचल की जनता को विश्वास हुआ है कि गृह मंत्री जी के रहते कोई भी उनको नहीं डरा सकता, को इस तरह घटना कर सकता है। और निश्चित रूप से भाजपा पर पूरे देश को विश्वास है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पर विश्वास है, और उसके बल पर हम निश्चित रूप से भारी बहुमत से सारे लोकसभा सीट जीतेंगे और सीमांचल में भी बड़ी सीट प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो चुनाव होंगे विधानसभा का, उसमें भी उसका असर दिखेगा और इस बार नीतीश कुमार जी, लालू जी के साम्राज्य का अंत होगा। हाँ, माधव जी, गृह मंत्री ने खास तौर पर अपने संबोधन में हमला बोलते हुए एक बात कही है कि कांग्रेस के विरोध से उपजे, कांग्रेस विरोध की राजनीति से नीतीश जी, लालू जी, और अब कांग्रेस के गोद में जाकर फिर से बैठ गए और 25 तारीख को शायद मुलाकात है यहां दिल्ली में। तो ये जो आरोप है कि कांग्रेस के विरोध से निकलकर फिर उसी के गोद में आप बैठ रहे हैं, इसके साथ ही धोखाधड़ी का जो आरोप लगाया है, क्या लगता है कांग्रेस से मिलकर के एक कोशिश हो रही है नीतीश जी की पीएम मटेरियल बनने की कोशिश? माधव जी, देखिए, पूरी अगर भाषण को, अगर आप अमित शाह जी के भाषण को एनालाइज कीजिए तो आपको बहुत निराशा लगेगी। पूरे भाषण को मैंने सुना और आशा करते हैं आप भी सुने होंगे। पूरे 10 से 12 मिनट के भाषण और 15 मिनट के भाषण में तो लगभग लालू और नीतीश जी पे भी रहे। एक बार भी केंद्र सरकार के तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज क्यों नहीं मिला, मैं जो केंद्र सरकार हर स्टेट को जो प्रोजेक्ट देती है उसके अलावा बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज क्यों नहीं मिला, बिहार को विशेश राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, पर जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से हाथ मिलाने, हम लोग तो कांग्रेस से हाथ मिला चुके हैं, कहाँ कोई है, तो वो पब्लिक डोमेन में है।
कांग्रेस गठबंधन का पार्ट है और केंद्र में जब भी बात आएगी तो कांग्रेस के बिना तो बात हो ही नहीं सकती है। तो इसमें तो कुछ क्या कहने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस कैसे के साथ हम लोग होगा? हैं। नीतीश बाबू पीएम मटेरियल हैं, इधर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, ये असंभव जरूर लगता है कि विपक्ष कैसे एकजुट होगा, और असंभव को संभव बनाने की जिम्मेदारी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ली है। कि पहली प्राथमिकता है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, सबको एक मंच पे एक साथ लाने की जरूरत है। और इसी मुहिम में आदरणीय नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। आपने सही कहा, 25 तारीख को सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात है, हरियाणा में भी कार्यक्रम है, वहां भी आदरणीय नीतीश कुमार जी जाएंगे। और पेट में दर्द तो बीजेपी को हो रहा है, हम लोग समझ सकते हैं। जिस तरह बिहार की जनता खुश है और जिस तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, मुझे ये जमानत जब्त होने की बात हम लोग के लिए कर रहे हैं। इस पर तो कहीं ये डरना लग रहा है, इस पर विनोद जी ही जवाब देंगे आपको। विनोद जी, 2024 में कहीं खाता भी ना खुले इन लोगों का। विनोद जी, क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों की चिंता बढ़ गई है इनके साथ आने से? जो है डॉक्टर है, दवाई ले लें, दवाई ठीक है, जवाब ले लेते हैं माधव जी विनोद जी का जवाब ले लेते हैं। भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिसको साफ कर दिया हमारे गृह मंत्री ने। आज ये पैकेज की बातें करते हैं। लालू जी जब पावरफुल मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, क्यों नहीं पैकेज दिलवाया? और आज उनके गोद में आप बैठे हुए हैं, कांग्रेस के गोद, जिसके खिलाफ में नीतीश कुमार जी और लालू जी की उपज हुई, जिस इंदिरा गांधी जी के जो लगाया था मिसा, और उसी के गोद में बैठकर बिहार का और जनता की बातें कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से अपने ऊपर मंथन कीजिए कि आपके ऊपर कितने चार्जेस लगाए। सारी सच्चाई को गिना दिया अमित शाह जी ने। आपने अपमानित किया रामविलास पासवान जी को, आपने जीतन मांझी जी को, जॉर्ज फर्नांडिस को, सभी को अपमानित किया, सबको धोखा दिया। और लालू जी को भी 2 बार धोखा दे चुके हैं। पहले भी लालू जी के शिष्य के रूप में राजनीति में आए, लालू जी ने उंगली पकड़ के उन्हें मंत्री बनवाया था केंद्र में, लेकिन उसके बाद भी धोखा दिया। फिर दोबारा आप धोखा दिए तेजस्वी यादव को, और फिर इस बार आप जान रहे हैं कि स्वयं भी उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के। कोई भी पार्टी आपको अभी तक उम्मीदवार घोषणा नहीं किया है। राजद की सहमति है, लेकिन देश में कोई भी उम्मीदवार आपको पार्टी नहीं मान रहा है। ठीक है, सपना देखिए, लेकिन अपनी जमीन भी देखिए। आपकी सच्चाई है कि 2 सांसद जिताया था अपने बल पर, वही आपकी अपनी असलियत है। तो वो गठबंधन में है ना। जवाब मत देखिए जो पूरा नहीं हो। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव मदद किया है। हमारी सरकार ने आज जो भी विकास हुए हैं, भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री के सहयोग से हुए हैं। आपका कोई नीतीश कुमार जी का योगदान नहीं है। आप तो 30% एस्टीमेट का घोटाला करते रहे, जो मांझी जी ने आरोप लगाया था। जो भारत सरकार फंड देती है, जदयू के मंत्री और नीतीश जी 30% कमीशन देते हैं। जवाब ले लेते हैं मांझी का स्टेटमेंट। माधव जी से छोटा सा जवाब लेते हैं। कितना पैसा खाए हैं, कहाँ से आप खर्च कीजिएगा? आखिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने हैं तो वही पैसों का उपयोग कीजिएगा ना। ठीक है माधव जी, एक बात बताइए, ठीक है पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट तो चलता रहता है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन बात ये भी आ रही है कि बड़े जोर शोर से जिस तरह की घटनाएं हुई हैं हाल में, तो जंगल राज रिटर्न, इस बात को बड़े जोर से बीजेपी उछाल रही है। देखिए, अगर आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, आपराधिक घटनाएं पूरे देश में होती है, ऐसा कोई भी सही स्टेट नहीं कर सकते कि वहाँ आपराधिक घटनाएं एकदम नहीं हो रही है। आपराधिक घटनाएं अगर बिहार में हो रही है, बिहार में क्या होता है, जिक्र आपने किया, जवाब ले लेते हैं, पहले जवाब ले लेते हैं माधव जी का। विनोद जी, मैं आता हूँ, माधव जी का जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए विनोद जी, थोड़ा धैर्य रखिए। जी बोलिए माधव जी। बिहार में आते हैं क्या? अगर कोई तो पुलिस प्रशासन अपना काम करती है और बिहार की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। विनोद वर्मा जी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तब तो इसलिए इतना ओपनली बोल रहे हैं ना। हम लोगों के राज्य में सब सुरक्षित है, लेकिन किशनगंज वहाँ पूर्णिया में गृह मंत्री को कहना पड़ा, लोगों को आश्वासन देना पड़ा, डरिए नहीं। तो भाई, डराने का काम तो बीजेपी करती है। यानी तुष्टीकरण की नीति कौन अपनाता है? बीजेपी अपनाती है। सांप्रदायिक जो हम लोग सौहार्द वातावरण में रह रहे हैं, उसको बिगाड़ने का काम पूरे देश में भाजपा की सरकार ने इतनी बात तो साफ है कि बिहार की राजनीति जो है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और गृह मंत्री का जो ये आज का दौरा है, 2 दिनों का दौरा है, उसने बड़ी ही वहां का तापमान, राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी जुड़ने के लिए, विनोद जी जुड़ने के लिए, और राजेश आपका भी वहां से जुड़कर अपडेट देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़ेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बिहार की राजनीति, जैसा कि हमने कहा कि बिल्कुल वहां पर एकाएक तापमान बढ़ गया है, जब आज गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर
पूर्णिया में मिशन 2024 का आगाज किया है और वहां संबोधन करके महागठबंधन पर, नीतीश सरकार पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे एक और घमासान की, और वो घमासान देश विदेश में। ईरान में एक तरफ बेटियां मारी जा रही हैं हिजाब के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, और हमारे यहां जो कुछ हो रहा है उस पर भी करेंगे चर्चा। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिससे भारत, ईरान और भी कई जगह पर, हालांकि यह मामला है, लेकिन एक साथ ईरान में भी और भारत में भी यह मामला गर्म है। देश विदेश में हिजाब का मामला, बंदिशों पर घमासान जारी है, और एक बहुत ही मार्मिक कविता है प्रसून जोशी की। बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मेरी जंजीर पिघलाए। प्रसून जोशी की यह मार्मिक कविता बच्चियों के लिए समाज के कई बंधनों से मुक्ति का एक संदेश है, लेकिन इन्हीं बंदिशों के खिलाफ ईरान की बेटियां कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान में भारी पुलिस व्यवस्था के बावजूद बेटियां सड़क पर उतरकर हिजाब जला रही हैं विरोध स्वरूप, और हिजाब के विरोध में ईरान की बेटियां अपनी चोटियां, अपने बालों की चोटियां काटकर फेंक रही हैं। ईरान के इस उग्र प्रदर्शन में अब तक 40 महिलाओं की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां की महिलाएं अपनी मांग को लेकर अडिग हैं कि वो हिजाब के विरोध में हैं। लेकिन भारत में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर कुछ संगठन अपनी जिद पर लगातार अड़े हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब मामले पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब फैसला सुरक्षित है। लेकिन जो कुछ हुआ है, बच्चियों को स्कूल में हिजाब पहनाने की जिद पूरी करने के लिए 70 से भी ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गईं, और हिजाब का समर्थन करने वाले संगठनों ने देश के 21 बड़े वकीलों की सेवाएं ली हिजाब के पक्ष में फैसला लाने के लिए। कर्नाटक सरकार के स्कूलों में क्लासरूम के लिए वर्षों से ड्रेस कोड लागू है। कुछ लड़कियों के परिवार ने इसी को चुनौती दी है। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक भेदभाव क्यों, और समाज की सारी बंदिशें महिलाओं पर ही क्यों? यह बड़ा सवाल है जिस पर हम सभी को चर्चा करने की जरूरत है। हम सभी को इस पर सोचने की जरूरत है। और जैसा कि हमने बार बार बताया कि यह मामला कर्नाटक में, भारत में जो शुरू हुआ था वो कर्नाटक से शुरू हुआ था। आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस खबर पर। आयशा, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं आयशा, एक मार्मिक कविता भी हमने बताई, सुनाई प्रसून जोशी की। 21वीं सदी है, हम लगातार भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं आयशा, और ईरान की महिलाओं ने, वहां के लोगों ने इस चीज को समझ भी लिया है, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रही हैं। कर्नाटक में क्या कुछ हो रहा है, क्या जो संगठन है, जिस तरह बड़े बड़े 21 वकीलों की सेवा ली, अब फैसले का इंतजार है। लेकिन फैसले से बड़ी बात होती है मानसिकता बदलने की। इसके लिए कर्नाटक में कुछ हो रहा है कि नहीं? जी देखिए, बहुत ही खूबसूरत कविता से शुरू किया आपने ये पूरा मामला। तो कर्नाटक में इस वक्त जो हिजाब को लेकर जो जिद पर अड़े हुए हैं कुछ लोग, कुछ संगठन जो इसका समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर है वो ईरान की ये तस्वीरें भी देख रहे होंगे, और जरूर उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अब वक्त आ गया है कि कट्टरपंथियों के चेहरे से ये नकाब जो है, जो महिलाओं पर जबरदस्ती हिजाब पहनाने की जिद है, अब उनके चेहरों से नकाब, इन कट्टरपंथी ताकतों के चेहरों से नकाब अब उतरने का वक्त आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये पूरा मामला जो कर्नाटका हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी, तो इसके पूरे तार तार से इस पर बहस हुई है। यहाँ तक कि कुरान को हाईकोर्ट में लाया गया, कुरान में जो आयतें हैं उसके बारे में कहा गया। और एक खास बात ये भी है लालचंद, कुरान में कहीं भी ये नहीं कहता कि महिलाएं किस तरह से अपने बाल छुपाएं, बाल दिखाना हराम है। ये बात कुरान में कहीं भी नहीं है। यही तो विडंबना है।
बिल्कुल, अगर ये बात होती तो हो सकता है, अगर जो चीज जो मुसलमान अपने धर्म से ज्यादा जुड़े हैं तो ये हिजाब जरूर पहन लेते, लेकिन कहाँ है कुरान में कि बाल दिखाना हराम चीज है। तो ये जो सरकारी जो ईरान में जो हो रहा है वो भी तो एक सरकारी नियम है, एक रूल बनाया गया था 1970 के बाद, जब कट्टरपंथी सरकार वहां पर सत्ता में आई। उससे पहले ईरान में महिलाएं हिजाब या स्कार्फ नहीं पहनती थी वहां पर। और अब कर्नाटक में भी आप देखिए, ये भी पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में छोटी छोटी छात्राएं हिजाब पहनने लगी हैं। और ये देखकर हमें भी यहाँ पर हैरानी हुई कि आखिरकार ये कब हुआ कर्नाटक में कि इतनी छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल आने लगी थी। और ये एक यूनिफॉर्म रूल का उल्लंघन भी होता रहा। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक वैसी नौबत नहीं आई है कि सब पर हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। ये मामला स्कूल तक सीमित था, स्कूल के ड्रेस कोड तक सीमित था, तो इस पर ही सुनवाई हुई थी। तो जाहिर है जो वकील, जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं वो इस पर गौर करेंगे कि हिंदुस्तान में अभी तक ऐसे हालात नहीं आए हैं कि कोई भी हिजाब नहीं पहनती। यहाँ पर छूट है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर छूट है कि आप पहनो या ना पहनो। लेकिन अब पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है। तो जाहिर है कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था और कहा था कि इस्लाम पहनना, माफ कीजिएगा, हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, तो ये बात हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गई हो। तो कर्नाटक सरकार ने भी लगातार अपनी तरफ से कई दलीलें पेश की है। और गौर करने वाली बात यह भी है लालचंद, मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस हिजाब की वकालत कर रहे हैं, जो वकील इस बारे में खड़े हैं कोर्ट में, हमने देखा है उनके परिवार के लोग, उनके परिवार की महिलाएं हिजाब पहनकर नजर नहीं आती। वो चाहते हैं ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प बात आपने कही। बिल्कुल, उनकी बेटियां, उनके बच्चे जो हैं कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन में एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये हिजाब की वकालत किसके लिए कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला, ये जो मामला है क्या रुख लेता है। जी आयशा, आप भारत की बेटी हैं और ईरान की बेटियां विरोध में अपने चोटी तक काट करके फेंक रही हैं। 40 से ज्यादा महिलाएं वहां पर मारी गई हैं। आयशा, ये बताइए कि एक तरफ वो सड़क पर और घरों में हिजाब पहनने का विरोध कर रही हैं कि नहीं, हमारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए इसको, और दूसरी तरफ यहां आपने बिल्कुल सही कहा, यहां घरों में पहनने में, बाजार में पहनने पर, सड़कों में पहनने पर कहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ क्लासरूम में ड्रेस कोड को लेकर के बात है। और उसके बावजूद इस तरह की मानसिकता। आयशा, ये बताइए कि ये जो कंट्रास्ट है, बेटियों को बराबरी का अधिकार देने के लिए एक बेटी के तौर पर आप भी क्या महसूस करती हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे देखना चाहिए, या फिर ये जो एक फर्क है अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम जो मोटे तौर पर कहा जाता है, तो क्या ये फर्क वही है? जी देखिए, ये एक हिजाब जो है एक ताकत का चिन्ह बन गया है, सिंबल बनता जा रहा है कि कंट्रोल में रखा जाए, महिलाओं को अपने कंट्रोल में रखा जाए। महिलाएं वो बातें सुनी इन लोगों की, इन कट्टरपंथियों की। और एक बात ये भी है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते हैं, तो जाहिर है यहाँ पर ये कुछ कट्टरपंथी ताकतें महिलाओं पर अपना जो है रोब जमाना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि एक राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हिजाब तमाम लोग पहने, क्योंकि हम कह रहे हैं ड्रेस कोड ये लोग तय करेंगे और ये कट्टरपंथी ताकतें महिलाओं के लिए ड्रेस कोड तय करेंगे। तो ये ड्रेस कोड महिलाओं के लिए अगर तय करते हैं तो इस्लाम में कोई ना कोई ड्रेस कोड पुरुषों के लिए भी होगा। तो ये खुलकर क्यों बात नहीं होती इस पर, क्यों इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता? वो जाहिर है इस आज के दौर में जब हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो हिजाब पहनाकर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं लोग कि हिजाब पहनकर आप इस्लामिक हैं, आप ज्यादा धार्मिक हैं और आप इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं। तो ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी महिलाओं पर ही क्यों? अगर महिलाओं, बहुत बड़ा सवाल, इस्लाम के इस्लाम धर्म की आपको रक्षा करना है, इस्लाम धर्म का पालन करना है, तो महिलाएं क्यों इसका ठेका ले? क्यों वो ठेकेदार खुद इसका ठेका लेकर इस्लाम की सुरक्षा नहीं करते आगे बढ़कर? हमने देखा कि कल जिस तरह से पीएफआई के
जो छापेमारी हुई, धरपकड़ हुई और उसके बाद ये बात सामने आई कि किस तरह से लगातार ये लोगों को भटकाते रहे हैं। और मैंगलोर में ये बात तो लगभग साफ हो गई है, कर्नाटक सरकार ने सबूतों के साथ इस पूरी बात हमारे साथ आयशा कोर्ट में साबित किया है। आयशा हमारे साथ बने रहिए। और दर्शकों, अभी हमने भारत की एक बेटी जो हमारी संवाददाता आयशा हैं उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाई, और अब भारत की एक और बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बुलंदी से अपनी बातें रखती हैं अंबर जैदी। अंबर जैदी, बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। ये बताइए कि भारत की बेटी के तौर पर आप लगातार मुहिम चलाती रहती हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन ईरान की बेटियों की जो हालत है उसे देख करके आपको क्या लगता है कि भारत में जो ये अभियान है, आधुनिकता का अभियान, जिस तरह का आप लोग एक पैगाम देती हैं, उसे और धारदार और जोरदार करने की जरूरत है ताकि एक आधुनिक भारत का निर्माण हो पाए और बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिले हर मामले में। भारत की जो हम बात कर बिल्कुल देखिए, भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में ऐसी कोई भी रूढ़िवादी प्रैक्टिस या ऐसी कोई भी कल्चर कभी नहीं रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं, जब से हिजाब पर भारत में बहस छिड़ी है तो लोग कहते हैं कि घूंघट और जो महिलाएं करती हैं वो भारत की सभ्यता में शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। कि भारत में जो ये घूंघट की प्रथा आई, ये जब आक्रमणकारी यहाँ पर आए, आक्रांताओं ने जब महिलाओं पर आक्रमण करना शुरू किए, उनको हिंसा का शिकार करना शुरू किया, उसके बाद से महिलाओं में ये एक चलन बना दिया गया कि आप थोड़ा सा खुद को ढक कर रखें। तो ये भारत की सभ्यता में कभी नहीं रहा है कि महिलाओं पर कोई जबरदस्ती या उन पर कोई भी पितृसत्तात्मक मानसिकता थोपी जाए। लेकिन आज जो समान अधिकार के नाम पर इन रूढ़िवादी मानसिकताओं को महिलाओं पर थोपने की कोशिश की जा रही है, तो ये ना तो धर्म है और ना ही ये फ्री विल और ना ही ये एक्सप्रेशन का मामला है, फ्री एक्सप्रेशन। ये सारी सिर्फ और सिर्फ पितृसत्तात्मक सोच का, मानसिकता का ये एक प्रदर्शन है जो पुरुष महिलाओं के ऊपर अपनी सोच को लादना चाहते हैं और महिलाओं के इर्द गिर्द दायरे तय करना चाहते हैं। अगर महिलाओं की इतनी ही आप अधिकारों की चिंता है तो कभी हमने नहीं देखा कि ट्रिपल तलाक या अब तलाक के एहसन या महिलाओं की आप एजुकेशन की बात करें, सुरक्षा की बात करें, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करें, किसी चीज पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये लोग बाहर नहीं निकलते। लेकिन हिजाब को महिलाओं का अधिकार बताकर ये लोग किस तरह हंगामा मचाए हुए कि दर्जनों सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंच गई और 11 दिन से लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। कितनी हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केसेस है, कितने अहम केसेस पेंडिंग है, लेकिन 11 दिन से बहस चल रही है हिजाब पर। तो सोचने की बात है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हम क्या वाकई में अपनी बेटियों के लिए अधिकार चाहते हैं या इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके हम अपनी ही राजनीति में अपनी राजनीतिक रूढ़ियां सीखना चाहते हैं। अंबर, एक बात मैं खास तौर पर यह भी जानना चाह रहा हूं कि हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दशकों में ये जो चीजें हैं ये थोड़ी ज्यादा बढ़ी हैं। और जो बात मैं आयशा से भी कह रहा था कि आयशा ने कहा कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का जो इस्लाम का फर्क है उसका नतीजा हम ईरान की सड़कों पर देख रहे हैं। भारत में वो नौबत ना आए, इसके लिए अभी से यहां पर उस तरह के कट्टरपंथियों को रोकने की जरूरत है। अंबर, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हिजाब की जब बात आती है या हेड कवरिंग जो होती है, इस्लाम से पहले आप क्रिश्चियनिटी में देखें, आपने क्रिश्चियन नन्स को देखा होगा कि वो भी सर ढक के रखती हैं। यहूदियों में भी इसी तरह से सर ढका जाता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जाइए तो उस वक्त इन्फ्लुएंशियल जो फैमिलीज की महिलाएं होती थी वो जब बाहर निकलती थी शॉपिंग के लिए या किसी काम के लिए तो अपने सर पे इस तरह से आंचल ढक लेती थी और हल्का सा चेहरे पे ऐसे नकाब ढक लेती थी, ताकि वो एक फैशन सिंबल होता था और लोगों को लगता था कि एक अमीर घर की औरत है, तो कोई उनपे आसानी से हाथ नहीं डालता था, कोई हमला या कोई चोर उचक्का इस तरह की हरकत नहीं करता था। तो धीरे धीरे ये एक मान्यता हो गई कि महिलाओं से इसकी सुरक्षा होती है महिलाओं की, तो वो महिलाओं की सुरक्षा का एक प्रतीक बन गया और धीरे धीरे महिलाओं पे लाद दिया गया। लेकिन धर्म के नाम पर जो किया जा रहा है उस पे तेज हो गया और मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग उनको हिम्मत दे ऊपर वाला और वो इस तरह से अपने हक की बात कर सके। लेकिन भारत में हमें इस पे बहुत सख्ती से रुख रखने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक हिजाब के विवाद को लेकर कोई भी अपना रुख नहीं दिखाया है। हम भारत में जब विविधताओं की बात करते हैं तो यह सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि सारे जी अंबर
आपकी आवाज बराबरी से एम्ब्रेस करेंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हम हर धर्म और जात से ऊपर उठकर सब एक जैसे हैं। तो ये बात हम सबको समझनी है कि हम सब एक जैसे। सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि हम आप कहीं स्कूल सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में, सेक्युलरिज्म नहीं होता है। सेक्युलरिज्म होता है कि बहुत ही खास बात आप कह रही हैं। सेक्युलरिज्म है। बहुत ही खास बात कह रही हैं आप, और हम इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि ईरान में जो बेटियां अपने बालों की चोटियां काटकर फेंक रही हैं, 40 से ज़्यादा मारी गई हैं, उनको देखकर इंसान के तौर पर दिल रोता है। आज हमने भारत की 2 बेटियों से आपको मिलाया, एक हमारी संवाददाता आयशा खानम और दूसरी जो हमेशा अपना नज़रिया ज़ोरदार तरीके से रखती हैं, अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता। तो भारत में यह नौबत ना आए, इसके लिए हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आयशा और अंबर जैदी, इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि भारत में जो हिजाब मामला है उसका कोई ऐसा समाधान निकलेगा जो हमें भविष्य की तरफ ले जाएगा, पीछे की तरफ नहीं। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो कंगाली है वो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के आर्थिक हालात की। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए फिर से फैलाया हाथ, और वहां पर आर्थिक संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में बाढ़ ने लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। हाल में बाढ़ से वहां काफ़ी नुकसान हुआ था। जर्जर आर्थिक व्यवस्था ने आम लोगों की जिंदगी का संघर्ष बढ़ा दिया है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जो पूरी इंतजामिया है, पूरा सरकार पूरी जो है, वो इस संकट से निकलने के लिए अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाया है पाकिस्तान में फिर से। संयुक्त राष्ट्र में बाढ़ की विभीषिका को सामने लाकर दुनिया से खुले हाथ से पाकिस्तान को मदद करने की गुहार लगाई। पूर्व पीएम इमरान खान पाकिस्तान के हर रैली में शहबाज शरीफ और का मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। इमरान का मानना है कि पाकिस्तान के स्वाभिमान को बेचकर शरीफ दुनिया के सामने कटोरा फैला रहे हैं। इमरान का आरोप है कि पाकिस्तान में लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, लेकिन शरीफ अपने मंत्रियों के साथ अमेरिका में मौज कर रहे हैं। साथ ही इमरान का दावा है कि पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार और कुशल प्रशासक चाहिए, तभी इस मुल्क का कल्याण हो पाएगा। पीएम शहबाज शरीफ दुनिया को यह भरोसा दे रहे हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा, लेकिन अभी उसे मदद की जरूरत है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र इस खबर पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज़ रूम से। विनोद जी, जिस तरह से अभी इमरान खान कटोरा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो मामला यही है कि किसके पास फैला रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ अमेरिका और यूएन में फैला रहे हैं। इमरान खान पर यह बात कही जाती थी कि सऊदी अरब, तुर्की और चीन के पास फैलाते थे। लाल जी, बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, और जो आप अपनी रिपोर्ट में अभी बताया है, मैं उसी के बाद उसी पे आता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अमेरिका से 2 तस्वीर आप देख लीजिए जी। एक तस्वीर है जब वहाँ पे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ हैं, और आज ये पहली बार है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के लिए अमेरिका ने अपना समर्थन दिया है। अब आप बिडेन का भाषण सुनिए। जो बिडेन ने पहली बार ऐसा लगा है कि नेशनल असेंबली में उन्होंने भारत के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया है, और उन्होंने भारत के जो नीति है, भारत का जो एक प्रभाव है, उसको एक तरह से रेखांकित किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो यूनाइटेड नेशन में आज वो शहबाज शरीफ मांग कर रहे हैं कि आप डोनर्स देशों की यहाँ एक मीटिंग कीजिए, सो दैट कि हम पाकिस्तान में हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके और हम फ्लड के रिलीफ में लोगों के बीच पहुँच सके। तो ये ऐसी हालत क्यों बनी है? आज 75 साल हुए हैं दोनों मुल्कों के बनने में। भारत से आज़ाद होकर पाकिस्तान बना था, और आज इसकी पूरी इकोनॉमी जो है वो विदेश के फंडों से पे है। इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी, जो शहबाज शरीफ अमेरिका में अभी लॉबी कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से मांग रहे हैं, तो ये एक तरह से ये आज का एक फ्लड से नहीं हुआ है। ये पाकिस्तान की हालत को जर्जर करने में वहाँ सिलसिलेवार, चाहे वो आर्मी का डिक्टेटरशिप का वहाँ पे रूल रहा हो या डेमोक्रेटिक लीडर का रहा हो, सबने एक तरह से उसको तबाह किया है। तो
तो ये बात देखिए, अभी इमरान खान की बात आप कह रहे थे, ये इमरान खान तो अभी सटारिकल इस बात को कह रहे थे, लेकिन क्या इमरान खान 4.5 साल तक उसी पाकिस्तान में रहने के बाद आज अगर वो शहबाज शरीफ पे ये उंगली उठा रहे हैं, तो आपने सही कहा कि आपने भी तो अभी तक कभी चीन से, कभी तुर्की से, कभी सऊदी अरब से कर्ज लेके ही इस देश को चलाते रहे। तो ये एक देश में, जिस देश ने अभी आप देखिए कि 35 से ज्यादा एसेंशियल गुड्स का उसने इंपोर्ट बंद कर दिया है, क्या वो देश एक छोटा अपना टूथपेस्ट नहीं बना सकता था, एक शैम्पू नहीं बना सकता था, जो ये देश दुनिया में क्लेम करता था कि हमने दुनिया के लिए एक इस्लामिक बॉम्ब बनाया है? तो प्रायोरिटी क्या है? तो पाकिस्तान के सामने में आज शहबाज शरीफ यही यूएन में कह रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़े करेंगे। तो क्या पाकिस्तान अपनी वो जो स्ट्रेटेजी है मिलिटेंसी की, वो जो उनकी एक विदेशी नीति है आतंकवाद को लेके, तो क्या उससे वो बाज आके अपने आवाम की चिंता करेंगे, अपने आवाम को लेके वो एक आर्थिक नीति बनाएंगे? यही बात इमरान खान उनको याद दिला रहे हैं। विनोद जी, एक बात तो इमरान खान ने अच्छी कही है और सच्ची कही है कि पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। देखिए लाल जी, वो कल के परसों के उस रैली में इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया था जी। उसने कहा कि यार, जिस देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो दुनिया से मांग रहे हैं, अमेरिका के 5 स्टार होटल में सारे मंत्रियों के साथ, सारे ऑफिसर्स के साथ टिके हुए हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये शहबाज शरीफ के हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी विदेश में है, उनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो वो तुलना करने के लिए बोल रहे थे कि तुम्हारे सामने में पड़ोसी मुल्क भारत है, वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कुछ नहीं है। वो एक ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री है जो देश बना रहा है, उसकी जो प्रशासनिक क्षमता है, उसने उस देश को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है जो आर्थिक बैन होने के बाद भी रसिया से उसने अपने पेट्रोल लिया है। इसके लड़ाई के बीच, यूक्रेन और इसके रसिया के लड़ाई के बीच में भी तो उसने ये बताया है कि ये आर्थिक पावर बनने के बाद ही देश आपकी बात सुनती है, और दुनिया आपकी बात तब सुनती है जब आप देने के लिए होते हैं। और ये जब आप कटोरा लेके खड़े हुए हैं, तब बेगर्स कभी चूजर नहीं हो सकता, और दुनिया आपको इसी निगाह से देखेगी। ये बात इमरान खान अपने रैलियों में कहते रहे। बिल्कुल ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान लगातार बदहाल रहा है। फिर भी हमारी हमेशा ये दुआ रहेगी कि एक पड़ोसी के तौर पर पाकिस्तान समृद्ध बने, अच्छा बने। लेकिन ये एक हकीकत है कि चाहे इमरान का दौर हो या फिर शहबाज शरीफ का दौर हो, पाकिस्तान अभी भी बदहाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए विनोद जी इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, और अब अगले हफ्ते यानी सोमवार को लेकर आएंगे इस वक्त। लेकिन इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।